हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जेन्युइन काउंसलर। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत सारी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी सीसीएमटी को लेके। मतलब मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं, सर ओबीसी का क्या करना है, ईडब्ल्यूएस का क्या करना है, फ़ी पेमेंट कब करना है, कब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कब स्टार्ट होने वाला है सीसीएमटी, कब खत्म होने वाला है सीसीएमटी। तो आज मैं सारे डाउट्स को लिख कर लेके आया हूं, जो मैं इस पूरी वीडियो में आप सभी के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपके सारे स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे डाउट इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हो यार, इसको सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और यार प्लीज लाइक करके जाना यार, अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छी लग रही है तो। यार मैं आपको आज एक टारगेट दे रहा हूं, आपको 1K लाइक इस पे करके जाना है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। पूरे 2 रात जग के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी आप सभी के लिए। तो एटलीस्ट यार अच्छे से इसको लाइक करके जाना। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो, पहला डाउट आपका जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि सर सीसीएमटी स्टार्ट कब होने वाला है, साइट अपडेट हुई कि नहीं हुई, बहुत बच्चों को लिंक नहीं मिल रही है। तो देखो यार, आप सीसीएमटी डालोगे वेबसाइट पे तो आपको सीसीएमटी 2020 लिखा हुआ आएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो 2021 का ही पोर्टल शो कर रहा है। अभी जो है आपका जो वेबसाइट है अभी अंडर प्रोसेस है, इसलिए अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, अच्छे से उस पर चीज़ें भी नहीं आई हैं, कुछ ही नोटिफिकेशंस आई हैं। तो धीरे धीरे करके आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी जो स्टार्ट डेट है वो आपकी 7 जून से रहने वाली है, जो कि उन्होंने लिखा है, पर ये टेंटेटिव डेट बोली है। होपफुली हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही आपका बढ़ भी जाए, बट 7 जून उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है कि वो स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं लास्ट की बात करूँ तो उन्होंने 25 अगस्त दिया है, मतलब 25 अगस्त तक वो पूरा इसको सीसीएमटी को खत्म कर देंगे। बट ये टेंटेटिव है, मैं बता देता हूँ, ये आपका बढ़ भी सकता है। ठीक है, डेट 7 जून से ना हो गए, डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, या फिर 25 अगस्त तक खत्म ना होगी, उससे ज़्यादा डेट एक्सटेंड आपकी हो सकती है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया इसकी डेट्स को लेके। आप जो नेक्स्ट आपका जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या करना है। मतलब देखो, यहाँ पे 2 या 3 टाइप के डाउट आ रहे हैं कि सर मैं जो है जो गेट का एग्जाम दिया है मैंने, वो तो मैंने ऐसा जनरल भर के दे दिया है। अब मेरे पास ओबीसी जो है, मुझे क्या मैं अभी ओबीसी में अप्लाई कर सकता हूँ। या फिर कुछ बच्चे पूछते कि सर मैंने जो गेट का एग्जाम दिया था वो मैंने ईडब्ल्यूएस में, मतलब उस टाइम तो मेरे पास ईडब्ल्यूएस था नहीं, बट मैंने एग्जाम दे दिया है। अगर अब मैं ईडब्ल्यूएस बनवा लेता हूँ तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो देखो, जो गेट का आपका जो एग्जाम है उस पर आपका कुछ भी मेंशन नहीं रहता है कि आप किस कैटेगरी के हो। ठीक है, आपके पास बस वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है कि नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं। क्लियर? तो आप अभी उन सर्टिफिकेट्स का यूज कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आपने गेट में लगाया था कि नहीं लगाया था, अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो देखो, मैं बताना चाहूंगा ओबीसी को लेके। तो ओबीसी की बात ये आ रही है कि सर हमने है कि अप्लाई अभी किया है या फिर अभी अब करने जाएंगे, तो क्या हम अभी लगा सकते हैं, या फिर सेम आपका ईडब्ल्यूएस के साथ भी यही है। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जिस बच्चे के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का है, क्लियर, और उसने अभी इस साल अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है, या फिर वो अप्लाई कर चुका है और वो पूछ रहे कि सर मेरे पास अगर उस टाइम तक ओबीसी मेरा दिस ईयर का नहीं आया, मतलब 2021 का नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा। तो देखो, उसमें आपको एक एफिडेविट टाइप फॉर्म मिलेगा, ठीक है, जो आपको सीसीएमटी ही प्रोवाइड करेगी। तो क्या करना है, आपको उसको फिल करना है। और आपके पास अगर 2020 का भी आपके पास अपना पड़ा हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आप उसको भी लगा सकते हो उसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, और आप उसको शो कर सकते हो। या फिर अगर आपने अभी रजिस्टर कर दिया है तो आप वो भी एज अ वैलिड प्रूफ लगा के वो अंडरटेकिंग जो मिलेगा आपको सीसीएमटी से, वही एफिडेविट बोल लो या अंडरटेकिंग बोल लो, तो उसके साथ आपको अटैच करके वो पुराना देना पड़ेगा। क्योंकि उनको कैसे पता कि यार आप ओबीसी के हो कि नहीं। आप डायरेक्ट सिर्फ अंडरटेकिंग भर के नहीं दे देना है कि अब अभी तक आपने कहीं पर रजिस्टर भी नहीं किया है, या फिर आपके पास पिछले साल का ओबीसी भी नहीं है, फिर भी आप अंडरटेकिंग भर के दे रहे हो कि मैं ओबीसी हूं। आपको फिर ओबीसी काउंट नहीं करेंगे। आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, या तो लास्ट ईयर का ओबीसी सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने अभी तक अप्लाई किया है तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखानी होंगी कि मैंने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें आपको आपका जो होगा एफिडेविट जो फॉर्म होगा, या फिर जो अंडरटेकिंग फॉर्म है उसके साथ आपको अटैच करना होगा प्रूफ। विदाउट रजिस्ट्रेशन या फिर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का आपके पास अगर ओबीसी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एज अ ओबीसी। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस, अगर आपके पास लास्ट ईयर का ईडब्ल्यूएस है या फिर आपने अभी तक रजिस्टर कर लिया है, तब आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हो।
अदरवाइज आप एज अ AWS काउंट नहीं होगे। तो ये दोनों चीज क्लियर करके चलना, क्योंकि यार उनको कैसे पता कि आप OBC से हो या फिर AWS से हो, अगर आपके पास ना ही रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है ना ही प्रीवियस ईयर का कोई आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। तो अंडरटेकिंग तो इसलिए है क्योंकि अभी ऑफिस वगैरह बंद हैं, तो आपके जो है काम नहीं स्टार्ट हो रहे, तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हो कि सर मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे पास ये प्रूफ है और मैं आने वाले जो 3 से 4 महीनों में आपको ये चीजें जमा करा दूंगा, जो उसका जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो। क्लियर? तो अब मुझे हो लगता है कि होपफुली आपका OBC को लेके क्लियर हो गया होगा और AWS को लेके भी क्लियर हो गया होगा। ये पहला डाउट कि हम OBC एज अ OBC अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, एज अ AWS अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। क्लियर? अब दूसरी बात आती है कि सर OBC कौन सा लगेगा, स्टेट का लगेगा कि सेंट्रल का लगेगा। तो देखो यार, OBC का सर्टिफिकेट आपका जो NCL का होता है वो आपका सेंट्रल का ही लगेगा। आपका स्टेट वाला क्या होता है कि कहीं कहीं वैलिड नहीं होता है, तो अपना सेंट्रल का बनवा लो, अभी तक नहीं रजिस्टर किया है तो उसको कर लो, सेंट्रल का ही लगेगा। और बात आती है दूसरी AWS को लेके कि सर हमारा स्टेट में हिंदी वाला है वो लगा दें, क्या करें। तो एक देखो आपको एक परफॉर्मा आपका आ जाएगा, वहां से क्या कहते हैं CCMT की वेबसाइट पे अपलोड होगा, वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश वाला ही AWS सर्टिफिकेट लगाना है। क्लियर? तो OBC आपका सेंट्रल वाला लगेगा और AWS सर्टिफिकेट आप पूछते हो ना कि हिंदी लगाना है कि इंग्लिश लगाना है, तो इंग्लिश ही लगाना है। अगर नहीं बना है तो उसको बनवा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है AWS सर्टिफिकेट बनवाने में। तो मुझे लगता है कि आपके 2 डाउट क्लियर हो गए होंगे, OBC से रिलेटेड और AWS से रिलेटेड। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और भी आ रहा था कि सर अगर मेरे पास कोई हम वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, हमारे पास जो इनकम सर्टिफिकेट है, तो क्या हमारे लिए कुछ फीस कम होंगी क्या NIT में? तो आपके लिए फीस बिल्कुल भी कम नहीं होगी, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। ऐसा कोई वहां पे क्राइटेरिया नहीं है NITs के अंदर कि आप अगर लोअर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपके लिए फीस कम कर दी जाएगी। ST SC के लिए होता है कि उनको फीस कम देनी पड़ती है। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल वीकर सेक्शन वालों के लिए फीस कम नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि सर क्या गर्ल्स के लिए कोई सीट है, गर्ल्स के लिए क्या कोई जो है आपका फी कम होगी? तो देखो मैं बता दूं, यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, ना ही आपका वीकर सेक्शन के लिए कोई रिजर्वेशन है, मतलब कोई आपकी सीट कम नहीं होगी। AWS सर्टिफिकेट में आपका जो अगर AWS है आपके पास तो आपका गेट स्कोर में आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, बट आपकी फीस में इनका आपको प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको सेम फी पे करनी है, सेम फॉर गर्ल्स। अब मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। तो देखो ये मैं बात कर दी मैंने उनके लिए जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो देखो अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी तैयार रख लेना, अगर आप ST से हो या फिर SC से हो। क्लियर? बाकी OBC और AWS के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो आपको डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं, आपका 10th 12th माइग्रेशन जो होता है, आपका BTech की डिग्री हो गई, एक ID प्रूफ हो गया, तो ये सब आपको सबमिट करने होते हैं। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी करना होता है। क्लियर? तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स तक का लेके सारे डाउट क्लियर हो गए। अब देखो यार बात आती है कि बहुत बच्चों की दिक्कत है सर रजिस्टर करने टाइम ही क्या सारे हमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? तो ये देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बार डिटेल में लेके चलता हूँ कि CCMT का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है और हमें बीच बीच में क्या करना होता है। तो देखो मान लो कि 7 जून को आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उस टाइम पे आपको ओनली रजिस्टर करना है, जो आपका जो पोर्टल होगा वहां पे आपको रजिस्टर करना होगा। साथ ही साथ आपको फी पेमेंट करनी होगी 3000 रुपीज। ठीक है, और उसी के साथ आपको अपने चॉइस फिलिंग भी करने होंगे। क्लियर? तो दोस्तों देखो उस टाइम पे इतना काम करके आपको छोड़ देना है और उसके बाद आपको वेट करना है आपके फर्स्ट राउंड के लिए। क्लियर? अब आपका जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आपका आ जाएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, तो देखो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो वैसे स्टूडेंट होंगे जिनको सीट अलॉट होगी और एक ऐसे होंगे जिनको सीट अलॉट नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये कोई CCMT का वो आपका कोप का पोर्टल नहीं है कि आपके पास 4-5 एक ही बार आगे कॉलेजेस की आपके पास आपको ये चांस मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपने जितने भी प्रेफरेंसेस फिल किए होंगे आपको उसमें से कोई भी एक प्रेफरेंस ही शो करेगा उसमें। ठीक है, कि आपने मान लो कि 10 प्रेफरेंस डाले, अब आपको शो कर रहा है कि आपको NIT कुरुक्षेत्र का मिल रहा है। क्लियर? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि देखो उसमें क्या होगा कि आपके पास 2 ही ऑप्शन आएंगे, या तो आपको सीट जो है शो करेगा या तो सीट जो है आपके अगर आपके पास जो स्कोर आपका कम था, आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, तो आपको सीट शो नहीं करेगा। अब सुन लो, जिनका सीट जो है वो शो करेगा उनको क्या करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका एक्सेप्टेंस फी को देना, मतलब जो आपको 30,000 आपको जो प्रोवाइड करने हैं वो आपको अभी ही मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में
भले ही आप उसको ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो उस सीट को, वो मैटर नहीं करता है, बट आपको CCMT को 30,000 का पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे भेजने होंगे वेरीफाई कराने के लिए। क्लियर? तो जैसे देखो, अच्छे से समझना इस चीज को, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट राउंड का आपका पास अलॉटमेंट आ गया, आपको सीट मिल गई है, एक सीट मिल गई है, भले ही आप उसको एक्सेप्ट करो या फिर उसको स्लाइड करो या फिर उसको फ्लोट करो, अभी वो मैटर नहीं कर रहा है। अगर आपको पोर्टल ने एक सीट दिखा दी कि आपको इस कॉलेज में मिल सकता है, तो आपको क्या करना है, 30,000 रुपीज जो है CCMT पोर्टल पे आपको एक्सेप्टेंस फी देनी होगी। साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा वहां पे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये काम करोगे। उसके बाद ऑप्शन आता है कि इधर यू कैन एक्सेप्ट दिस सीट, मीन्स फ्रीज कर सकते हो, और यू कैन फ्लोट इट और यू कैन स्लाइड इट, ठीक है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब पहले तो आपको एक्सेप्टेंस फी दे देनी है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, और उसके बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। तो आप अगर सीट के इससे खुश हो, मान लो जो कुरुक्षेत्र की सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में ही, आप खुश हो गए कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए थी, मिल गई मेरे को, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर? फिर दूसरा आता है कि आप खुश नहीं हो, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे अगले राउंड में जाना है, तो आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो फ्लोट कर सकते हो या तो स्लाइड कर सकते हो। तो देखो, फ्लोट का मीन्स क्या होता है कि आप जो है वो जो ब्रांच आपको मिली है ना, तो आप ना तो उस कॉलेज से सेटिस्फाई हो ना ही उस ब्रांच से सेटिस्फाई हो। तो अगर आप फ्लोट करते हो तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको क्या करेगा, अदर कॉलेज भी शो कर सकता है, अदर ब्रांचेस भी शो कर सकता है। क्लियर? तो फ्लोट का मतलब है कि आप ना ही कॉलेज से सेटिस्फाई हो ना ही ब्रांच से सेटिस्फाई हो, तो आपके पास जो अनदर ऑप्शन जो आपने फिल किए होंगे उसमें से आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो करेगा आपके सेकेंड राउंड में। अब देखो, आप कहोगे कि सर अब जो हमको, अगर जो बच्चे ऐसे जो बोलेंगे सर हमें तो फर्स्ट राउंड में सीट ही नहीं मिली कोई हमारे गेट के स्कोर के हिसाब से, तो अब हमें क्या करना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली फ्लोट करके अगले राउंड में बढ़ जाओगे। क्लियर? और आपको ना ही उस टाइम पे सीट एक्सेप्टेंस फी देनी है, ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। क्लियर? तो मैंने क्लियर कर दिया कि जिसका अगर सीट आ गया तो उसको एक्सेप्टेंस फी 30,000 देनी पड़ेगी, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट का, फ्लोट का, स्लाइड का। तो एक्सेप्ट करते हो तो आपका फिर CCMT का जो मेन राउंड है आपका प्रोसेस वहीं खत्म हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएंगी। फिर आगे की जो फर्दर डिटेल है वो आपका वो कॉलेज बताने वाला है कि आपको आगे कैसे फी पेमेंट करना है, कैसे रजिस्टर करना है, फिर आपका वो कॉलेज की जिम्मेदारी हो जाएगी जिस कॉलेज को आपने सेलेक्ट किया है। बाकी अगर आप फ्लोट करते हो या स्लाइड करते हो, देखो मैं स्लाइड का मतलब भी बता देता हूँ, मैंने फ्लोट का बताया, स्लाइड का नहीं बताया। तो स्लाइड का मतलब ये होता है कि मान लो आपको NIT कुरुक्षेत्र में, मान लो मैं सिविल की बात करूं, तो NIT कुरुक्षेत्र में एक बच्चे को जियो टेक्निकल मिल गया मान लो, तो अगर वो स्लाइड करता है तो स्लाइड का मतलब होता है कि कॉलेज को फिक्स करना, कि आपने NIT कुरुक्षेत्र को फिक्स कर दिया है। अब अपकमिंग जितने भी राउंड होंगे ना, उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसी कॉलेज के ब्रांचेस को चेंज कर सकते हो। मान लो कि सेकेंड राउंड में आपने जोटेक फिल किया था, अब सेकेंड राउंड में कट ऑफ थोड़ी चली गई, तो सेम NIT कुरुक्षेत्र में ही आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है। थर्ड राउंड में चले गए तो सेम NIT कुरुक्षेत्र में आपको क्या पता है स्ट्रक्चर भी मिल जाए। तो ये मीनिंग अच्छे से समझना है। फ्लोट का मतलब मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर ब्रांच एंड योर कॉलेज, एंड आपको जो स्लाइड का मतलब है मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विद योर कॉलेज बट यू आर नॉट सेटिस्फाइंग विद योर ब्रांच। ठीक है? तो आप सेम कॉलेज में अगर स्लाइड कर देते हो तो सेम कॉलेज में ही उसके ब्रांच को स्लाइड करा सकते हो। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड राउंड पे। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिनको सीट मिल गई थी फर्स्ट राउंड में और उन्होंने क्या करा, एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने फ्लोट कर दिया या फिर स्लाइड कर दिया, तो उनके लिए जो नेक्स्ट राउंड आएगा उनके लिए फिर से अलग से उनको शो करने वाला है उनका प्रेफरेंस कि आपको अब ये NIT मिल सकती है। तो अब उनको देखो कुछ नहीं करना है, उनके लिए फिर आराम से बैठने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस फीस भी दे दिया है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवा लिया है। अब बात आती है उन सेकंड स्टूडेंट्स की जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला था बट अब सेकंड राउंड में कुछ ऑप्शन आ गया है उनके पोर्टल पे कि आपको ये NIT मिल सकती है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसमें जो है आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है फर्स्ट वालों का, कि आपको फिर एक्सेप्टेंस फी देनी होगी 30,000 और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो उन बच्चों के लिए जिनका सेकंड राउंड में मतलब कोई भी पोर्टल पे ऑप्शन आ रहा है। क्लियर? तो सेकंड राउंड तक भी सबको क्लियर हो गया। और बाकी जिन्होंने पहले राउंड में करा लिया था उसके पास तो बस फिर से 3 ऑप्शन ही आएंगे, फ्लोट, फ्रीज, मतलब फ्लोट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर स्लाइड कर सकते हो। तो आपको अगर थर्ड राउंड में जाना है तो आप फ्लोट कर लो, अगर आपको स्लाइड सेम कॉलेज चाहिए, ब्रांच चेंज करने तो स्लाइड कर लो, या फिर अगर सेटिस्फाई हो
तो यू कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन। ओके, तो अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड पे। अब तो देखो थर्ड राउंड में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मान लो कि सेकंड राउंड तक भी कोई ऑप्शन शो नहीं किया, तो थर्ड राउंड में क्या पता शो करे। तो थर्ड राउंड में आपको सेम क्राइटेरिया देना है। तो उन बच्चों को तब तक एक्सेप्टेंस फीस 30,000 नहीं देनी है जब तक कि उनके पोर्टल पे एटलीस्ट एक भी ऑप्शन शो नहीं करता है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में। तो आपको थर्ड राउंड में मान लो एक ऐप आपको शो करेगा एक सीट, तो अब आपको उस टाइम पे 30,000 देना होगा और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा। तो होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सर हमें अब कब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो अभी आप पहले रजिस्टर करो 7 तारीख को, उसके बाद क्या होगा, जब भी आपका जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आएगा उसके बाद ही उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स पहले ही बताया था। और ये नहीं कह रहा हूं मैं कि उस टाइम तक आपको जो है बिल्कुल नया वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। जैसा मैंने बताया था कि आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रूफ है आपके पास, या तो रजिस्ट्रेशन डिटेल हो इस साल की, या फिर प्रीवियस ईयर का कोई ओबीसी सर्टिफिकेट हो, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। क्लियर? तो अब पता चल गया कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये आपके 3 मेन राउंड खत्म हो चुके हैं। अब बात आती है कि सर अब बहुत बच्चों को डाउट ये आता है कि सर क्या हम थर्ड राउंड में अपनी सीट को एक्सेप्ट करके स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो देखो बिल्कुल आप कर सकते हो। मान लो थर्ड राउंड में आपके पास कोई भी एक ऑप्शन आया, अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं कि आपको मान लो कि कोई भी एक ब्रांच, कॉलेज में एक ब्रांच मिल गई, मान लो कि रौरकेला में आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल गया। क्लियर? तो अब क्या आएगा, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे उस टाइम पे भी, जो है या तो आपके पास एक्सेप्ट का आएगा, या तो आपके पास रिजेक्ट का आएगा, या तो आपके पास आएगा कि गोइंग टू स्पोर्ट राउंड। क्लियर? तो अब अगर आप स्पोर्ट राउंड में जाते हो तो मान लो जैसे मैंने बताया आपको ट्रांसपोर्टेशन जो मिल रहा है एनआईटी रौरकेला का, वो आपका वो वहां पे फिक्स हो चुका है आपके थर्ड राउंड में। अगर आपको स्पोर्ट में कुछ नहीं भी मिलता है ना, तब आप आके वो एनआईटी रौरकेला का ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो सीट मिल रही थी और उसके लिए फिर आप अगर स्पोर्ट में चले गए तो आपकी वो सीट भी हाथ से निकल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सीट आपके पास रहेगी। बट क्या होता है कि जब रजिस्टर करोगे स्पोर्ट राउंड के लिए, तो उसी टाइम पे आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है। वो एफिडेविट देंगे खुद ही आपको, उस पर बस सब कुछ साइन वाइन करके सबमिट करना होगा कि अगर मुझे स्पोर्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है तो मुझे जो थर्ड राउंड में सीट मिली थी मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है? तो जो बच्चे को सीट मिली थी और वो अगर जा रहा है ना स्पोर्ट राउंड में, तो आपको पता है ये सीटें खाली शो नहीं करेंगी, ये सीटें फुलफिल ही शो करेंगी। क्लियर है? तो अभी पता चल गया कि स्पोर्ट राउंड में जाएंगे तब भी हमारे पास थर्ड राउंड की सीट जो है हमारे पास फ्रीज ही रहेंगी। आगे कुछ नहीं भी मिला तो हम यहाँ पे आके सीट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा मेन राउंड की बात। अब बात करता हूं मैं स्पोर्ट राउंड का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सेम वही है आपका, फिर 3,000 दे के रजिस्ट्रेशन करवाना है, और साथ ही साथ आपको उस टाइम पे देखो आपको यहाँ पे पहले फी देनी पड़ती है। जैसे वहां पे तो था कि आप एक्सेप्टेंस फीस बाद में दे रहे थे जब तक आपको कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो, मतलब कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। बट यहाँ पे आपको इनिशियल ही पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। अगर मान लो जो बच्चा मेन से स्पोर्ट में जा रहा है, मतलब जिसने पहले ही 30,000 रुपये दे दिए हैं, उसको तो सिर्फ 10,000 देने हैं, मतलब 3,000 देगा रजिस्ट्रेशन के और 10,000 एक्स्ट्रा देगा। क्लियर? और जो बच्चा डायरेक्टली स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या सर हम डायरेक्टली स्पोर्ट में कर सकते हैं, मेन में नहीं करना चाहते? तो हाँ, आप डायरेक्टली ही स्पोर्ट में कर सकते हो पार्टिसिपेट, पर आपको 40,000 रुपये पे करने होंगे, साथ ही साथ आपको 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने होंगे। क्लियर? तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। फिर आपका सेम वही होगा कि जिन बच्चों ने स्पोर्ट में गए थे, तो अब बात मैं बता दूं, स्पोर्ट के अंदर भी वही सारी चीजें दोबारा होंगी। आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। मान लो कि आपके पास आपने दोबारा से चॉइस फिलिंग ऑप्शन आता है, ठीक है, मतलब जो है आप वो फिल करोगे, और फिर आपको क्या होगा कि आप दोबारा से अगर आपको कोई पोर्टल पे आपके पास ऑप्शन आया तो दोबारा से आप क्या करोगे, वहां पे अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को भेजोगे। पर यहाँ पे आपको पैसा आपने पहले दे दिया तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पैसा वैसा बाद में नहीं देना है, क्योंकि फीस जो है एक्सेप्टेंस फीस पहले ले लेंगे। जो नए हैं उनके लिए 40,000, जो पुराने हैं जिन्होंने 30 पहले दे दिया है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000। फिर आपका ये जो है आपका स्पोर्ट में 2 राउंड होगा, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। आपको अगर सीट मिल जाती है उस स्पोर्ट राउंड तक में तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, और उस कॉलेज की फर्दर जो है आपके पास नोटिफिकेशन आएगी कि कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है, वो आपको करना होगा। अगर आपको नहीं मिली स्पोर्ट में आने के बाद, आपके पास थर्ड में कोई ऑप्शन था, तब आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से पूरा आपका मेन राउंड के स्टार्टिंग से लेके स्पोर्ट राउंड के एंड तक पूरा प्रोसेस चलने वाला है।
और आखिरी का क्या होता है, जो आपने जो पैसा दिया है ना, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज की फी में एडजस्ट हो जाएगा। जो भी आपने 30,000 या 40,000 रुपए दिए हैं, ये सारा आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है। और बाकी जब आप एडमिशन में जाओगे तो आपके पास मान लो कि आपने 40,000 रुपये जमा करा दिए हैं, तो उस कॉलेज की जितनी भी फीस होगी एक सेमेस्टर की, वो आपसे फिर बोलेगा कि हाँ देखो, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है ये सीसीएमटी का हो रहा है अभी तक। जब आप एडमिशन ले लोगे ना एक्सेप्ट करके, तो आपको कॉलेज में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा उस टाइम पे, और जो उसकी पेमेंट होगी वो आपको एक्स्ट्रा, मान लो कि अगर एक कॉलेज की 50,000 रुपये फीस है और आपने 30,000 देके सीट बुक करी है, तो आपको 20,000 और देके, मतलब उसका पूरा सेमेस्टर का फीस हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, तो वो सारी चीजें आपको आपका कॉलेज बताएगा जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर। तो आपको, मुझे लगता है कि अब यहां तक तो सारे डाउट एकदम है कि स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर हो गए होंगे, और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। और ये जितने भी डाउट थे मुझे लग रहे थे, वो मैंने सारे ही क्लियर कर दिए। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। और अगर पास कोई भी अगर इससे भी ज़्यादा डाउट निकल के आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे डिटेल्ड काउंसलिंग सर प्रोवाइड करो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर आपको कैरियर गाइडेंस के लिए भी अगर ज़रूरत है कि सर मेरे को क्या करना है, कि प्रिपरेशन करनी है तो कौन सी एनआईटी बेस्ट होगी, या फिर अगर मैं क्या कहते हैं कोई जॉब के लिए ट्राई करूं, या फिर मैं ड्रॉप लेके करूं, तो देखो यार यहाँ पे कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम भी मैं प्रोवाइड करता हूं, और आपके पास जो है डिटेल्ड लिस्ट भी, काउंसलिंग लिस्ट भी प्रोवाइड करता हूं। तो उसके लिए बस मैं थोड़ा सा चार्ज लेता हूं, जिसका 99 रुपीज़ आपका रहने वाला है चार्ज। ये कोई ज़्यादा नहीं है कि इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आपको प्रॉपर कॉल पे गाइड करूंगा और आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। चाहे आप कैरियर गाइडेंस की बात करो या फिर आप डिटेल लिस्ट की बात करो, पहले दोनों में मैं अच्छे से आपसे कॉल पे बात करूंगा और आपको फिर समझाऊंगा भी, और डिटेल्ड लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसको यार प्लीज लाइक करके ही जाना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी, मैंने शुरू में बताया था, और आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बाकी आपके पास अगर कोई भी नॉर्मल डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा, प्रिपेयर करते रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो।